हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोड से रिलेटेड 47 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं क्वेरी स्कोप्स। देखिए, जो ये हमारा टॉपिक है क्वेरी स्कोप, ये हमें हेल्प करता है अगर हम रीयूजेबल और इजी टू यूज क्वेरी कांस्टेंट बनाना चाहते हैं एलोकेंट मॉडल्स के लिए। देखिए, हम पिछली कुछ वीडियोस में एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं एलोकेंट। अगर हम उसकी क्वेरीज को छोटा करना चाहते हैं और रीयूजेबल क्वेरीज बनाना चाहते हैं, तब वहां पर हमारी हेल्प करता है क्वेरी स्कोप। अब जो ये क्वेरी स्कोप होता है, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप। तो ये पहले समझते हैं लोकल स्कोप को। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक यूजर्स नाम से एक टेबल है जिसके अंदर 4 कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी, नेम, सिटी और स्टेटस। स्टेटस से मेरा मतलब है कि कौन सा यूजर एक्टिव है और कौन सा नॉन एक्टिव। जिसके आगे 1 आ रहा है वो एक्टिव यूजर है और जैसे 0 आ रहा है वो है इनएक्टिव यूजर। अब यहाँ पर इस टेबल के ऊपर मैं एलोकेंट की हेल्प से यहाँ पर कुछ डाटा फैच करना चाहता हूँ। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, अगर हमने सारा डाटा फैच करना है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। हम लिखेंगे यूजर वेयर स्टेटस 1 गेट, मतलब कि सिर्फ उन्हीं यूजर्स का डाटा दिखाए जिनका स्टेटस जो है वो 1 है, मतलब कि वो एक्टिव यूजर्स हैं। और हो सकता है कि मुझे इसी वाले मॉडल में, जो हमारा यूजर मॉडल है, इसी के ऊपर कुछ और भी क्वेरीज लिखनी है। जैसे एक क्वेरी कुछ इस तरह से, जैसे कि सिर्फ उन यूजर्स का डाटा दिखाए जो दिल्ली के रहने वाले हैं और उनका स्टेटस भी 1 होना चाहिए। या फिर कुछ एक क्वेरी और ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। ये देखिए, सिर्फ उन यूजर्स का रिकॉर्ड दिखाए जिनके नेम के एंड में लास्ट में आ रहा है खान और उनका स्टेटस भी 1 होना चाहिए, मतलब कि वो एक्टिव यूजर होने चाहिए। अब इन तीनों क्वेरीज में एक चीज कॉमन है, वो है वेयर स्टेटस 1, वेयर स्टेटस 1, वेयर स्टेटस 1। अब ये वेयर स्टेटस 1 हमें बार बार लिखना पड़ रहा है और हो सकता है अभी सिर्फ 3 ही क्वेरीज हैं, हो सकता है यहाँ पर 30 क्वेरीज हों अलग अलग, तो उन सब पे भी हमें बार बार जाके यही लिखना पड़ेगा वेयर स्टेटस 1। अब हम चाहते हैं कि हमें ये बार बार ना लिखना पड़े, हम सिर्फ एक्टिव यूजर्स का ही रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, चाहे क्वेरी की कंडीशन कुछ भी हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं लोकल स्कोप को। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो है कि हम सबसे पहले इस टेबल के लिए मॉडल फाइल बनाएंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं, तो हमारे ऐप फोल्डर के अंदर जो मॉडल्स का फोल्डर होता है उसके अंदर हम एक फाइल बना लेंगे user.php। और इस फाइल के अंदर जाकर हमारे को एक स्पेशल फंक्शन बनाना है जो कि होगा एक स्कोप फंक्शन, कुछ इस तरह से। देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा पब्लिक फंक्शन। एक मुझे पब्लिक फंक्शन बनाना है जिसका नेम मुझे रखना है स्कोप एक्टिव। आप इस नाम पे भी एक बार गौर कीजिए। जो ये नेम होगा, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कोप लिखना जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना भी कोई एक नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया एक्टिव। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मगर इस नेम से पहले आपको स्कोप लिखना जरूरी है। और ये फंक्शन जो होगा, इसके अंदर आप एक वेरिएबल पास करेंगे, आप उसका भी नेम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है क्वेरी, क्योंकि ये क्वेरी रिटर्न करेगा फंक्शन, और यहाँ पे लिखा है रिटर्न क्वेरी। अब इस क्वेरी में क्या आएगा, देखिए, जो भी हमारी क्वेरीज हैं, इसमें वेयर स्टेटस को छोड़ के जितनी भी रिमेनिंग क्वेरी है वो सब इसमें पास हो जाएगी। और जो इन क्वेरीज में कॉमन चीज है उसको मैंने इस तरह से पास कर देना है, वेयर स्टेटस 1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक लोकल स्कोप बनाया और उसके अंदर जो कॉमन पार्ट था हर क्वेरीज का, उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसको मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा। अब इसको मुझे यूज कैसे करना है, देखिए, इसके बाद आता हमारा थर्ड स्टेप। जहां पर भी हम ये वेयर लिख रहे थे, अब हमें ये वेयर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए एक लोकल स्कोप बना लिया और उसका नाम रखा है एक्टिव। तो हम यहाँ पे सिर्फ पास कर देंगे एक्टिव। ये देखिए, तो इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लोकल स्कोप को यूज करके हमने अपनी क्वेरी को छोटा कर दिया है और इसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ गई है, इसको समझना भी आसान हो गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं वहां पे आपको दिखाने वाला हूं कि इस तरह हम लोकल स्कोप को यूज करके कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को छोटा कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप लारावल के साथ माईसीक्वल की कोडिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ऑन करके यहाँ पर अपाची और माईसीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो के लिए जो मैं डाटाबेस यूज करने वाला हूँ उसका नाम है वन टू मैनी। यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 टेबल्स आ रहे हैं जिसमें से मैंने 2 टेबल्स बनाए हैं, एक है पोस्ट का टेबल और एक है यूजर्स का टेबल। ये देखिए, ये हमारा यूजर्स का टेबल है जिसके अंदर कई कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल, सिटी और स्टेटस। अब जिस स्टेटस में यहाँ पर किसी यूजर के आगे 0 आ रहा है, इसका मतलब वो इनएक्टिव यूजर है, और जिसके आगे 1 आ रहा है वो एक्टिव यूजर है। अब यहाँ पर हम दूसरा टेबल देखते हैं जो है पोस्ट का टेबल। जो हमारे यूजर्स हैं उन्होंने अलग अलग पोस्ट भी लिखी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन नाम के कॉलम है, स्टेटस नाम का कॉलम है और यूजर आईडी। जो ये यूजर आईडी है, ये एक फॉरेन की वाला कॉलम है जिसके अंदर यूजर के आईडीज आ रहे हैं। आप माउस ओवर करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर यूजर का नाम आ रहा है कि किस यूजर ने इस पोस्ट को राइट किया है।
उसके बाद यहाँ पर दो और कॉलम्स हैं टाइम स्टैम्प के, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जो हमारा बेसिक मेन टेबल है यूजर्स वाला, उसमें से डाटा फैच करना चाहता हूं पोस्ट के साथ कि किस यूजर ने कौन कौन सी पोस्ट लिखी है, और वहां पर मैं यूज करूंगा अपना क्वेरी स्कोप को। तो यहां पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहां पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया जिसका नाम है क्वेरी स्कोप। अब यहां पर सबसे पहले काम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारी रूट फोल्डर में एक फाइल पड़ी है .env, इसके अंदर जाकर आपको सबसे पहले DB कनेक्शन में पास कर देना MySQL, और इसके बाद मैंने अपने डाटाबेस का नाम भी लिख दिया यहाँ पर वन टू मैनी, यूजर नेम है रूट, मेरे केस में पासवर्ड कुछ भी नहीं है, आपके केस में जो भी होगा पासवर्ड उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेशन ड्राइवर की वैल्यू जो दी है वो दी है फाइल, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है डाटाबेस, तो इसको मैंने चेंज कर लिया। अब इस डाटाबेस के लिए मैंने जो माइग्रेशन की फाइल बनाई है एक बार मैं आपको उसको भी चेक करा देता हूँ। तो डाटाबेस फोल्डर में गया, माइग्रेशन फोल्डर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो टेबल्स बनाए, यूजर्स का टेबल और पोस्ट का टेबल। ये देखिए हमारा यूजर्स का टेबल है जिसके अंदर मैंने एक कॉलम लिया आईडी, नेम, ईमेल, ईमेल जो है यूनिक है, सिटी, और उसके बाद एक स्टेटस भी नाम का एक कॉलम लिया है जिसकी डाटा टाइप ली है टीनी इंटीजर, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करानी है 0 या 1, तभी मैंने यहाँ पर टीनी इंटीजर लिया। आप इंटीजर भी ले सकते हैं, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है 1, मतलब कि जब हम नया यूजर डालेंगे तो वो एक्टिव यूजर ही होगा। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर दूसरा हमारे पास टेबल है जिसका नाम है पोस्ट, इसके अंदर भी कई कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी है, टाइटल है जिसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स आ सकते हैं 50। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है जिसकी डाटा टाइप ली है लॉन्ग टेक्स्ट, स्टेटस के लिए मैंने वैसे ही लिया टीनी इंटीजर, डिफॉल्ट वैल्यू 1 दी है, और यहाँ पर एक यूजर आईडी नाम से एक कॉलम है जिसको मैंने बनाया फॉरेन की, और ये किस टेबल को रेफर कर रही है, ये कर रही है यूजर्स वाले टेबल को जिसमें आईडी वाला कॉलम है। और इसी के साथ मैंने लास्ट में यहाँ पर टाइम स्टैम्प नाम के भी दो कॉलम बना लिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी दो मॉडल्स की फाइल बनाने वाला हूँ, एक है यूजर्स के लिए और एक है पोस्ट के लिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक यूजर्स नाम की एक मॉडल फाइल होती है जब हम इंस्टॉल करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं और अपना टर्मिनल ओपन करता हूं, और यहां पर सबसे पहले मैं मॉडल की फाइल बनाने वाला हूं यूजर्स के लिए। ये देखिए हमारी यूजर की फाइल बन चुकी है, मॉडल फाइल। बिल्कुल इसी तरह से मैं पोस्ट के लिए भी एक मॉडल फाइल बना लेता हूं, क्योंकि हमारे दो टेबल्स हैं, यूजर और पोस्ट। ये देखिए अब बिल्कुल इसी तरह से मैं इन दोनों मॉडल्स के लिए कंट्रोलर फाइल भी बना लेता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम रहेगा यूजर कंट्रोलर, और ये एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा, तो इसके लिए मैं यहां पर फ्लैग भी पास कर देता हूं रिसोर्स। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर पोस्ट कंट्रोलर भी बना लेता हूं। ये देखिए अब हमारी ये 4 फाइल्स बन चुकी हैं। अब इसके बाद मैं यहां पर अपने सर्वर को भी ऑन कर लेता हूं, PHP आर्टिसन सर्व। ये देखिए हमारा सर्वर भी ऑन हो चुका है। अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपनी यूजर फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए अब यहां पर जाकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर अपना पोस्ट जो हमारा दूसरा मॉडल फाइल है उसके साथ यहां पर एक वन टू मैनी रिलेशन बनाना है, क्योंकि यूजर 1 है और वो मल्टीपल पोस्ट लिख सकते हैं, तो यहां पर रिलेशन बनेगा वन टू मैनी। ये एक पब्लिक फंक्शन होगा और इसका नाम मैं रख देता हूं पोस्ट, और यहां पे मैं रिटर्न कर देता हूं दिस का मतलब है हमारी यूजर की फाइल। इसके बाद मुझे बताना है कि यूजर की फाइल का कैसा रिलेशन है, इसका रिलेशन है हैज मैनी रिलेशन, और किस वाली क्लास के साथ, जिसका नाम है पोस्ट क्लास, जो हमने दूसरी फाइल के अंदर बनाई है। ये देखिए अब ये रिलेशन तो बन चुका है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जो हमारी यूजर कंट्रोलर की फाइल है उसमें जाकर आपको डाटा शो करके दिखाता हूं। तो देखिए हमारी फाइल खुल चुकी है, यहां पर इंडेक्स मेथड आ रहा है। अब यहां पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूं यूजर्स, और सबसे पहले मैं यूजर्स का डाटा देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा यूजर। ये हमारी मॉडल फाइल है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। इस पर क्लिक करते ही हमारी मॉडल की फाइल ऊपर इंक्लूड हो जाएगी। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। और इसके बाद विद, मैं किसका डाटा देखना चाहता हूं, दूसरे टेबल का, उसका नाम मैंने रखा है पोस्ट। आपको बिल्कुल वही नाम रखना है जो आपने यहां पर अपने फंक्शन का नाम दिया है। इसके बाद मैं यहां पर वेयर कंडीशन भी लगाना चाहता हूं। मैं सिर्फ उन्हीं यूजर्स का डाटा देखना चाहता हूं जिनका स्टेटस 1 है। ये देखिए
यहाँ पर मैंने स्टेटस भी पास कर दिया। मैं इस लाइन को नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर गेट मेथड का यूज कर लेता हूँ, जिसकी हेल्प से मैं सारे डाटा को गेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यूजर का डाटा फैच किया है और उसके साथ उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं उसको गेट किया है और यूजर में मैंने कंडीशन लगा दी है जिसका स्टेटस 1 हो और यहाँ पर मैंने गेट कर लिया सारा डाटा। अब इस डाटा को जितना भी आया जेसन फॉर्मेट में मैं इसको यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इस मेथड को असेस करने के लिए मुझे अपनी राउट फाइल के अंदर जाना है और इससे रिलेटेड एक राउट भी बना लेता हूँ। तो ये हमारी फाइल है राउट्स का फोल्डर। इसके अंदर एक फाइल होती है web.php जिसके अंदर हम अपने सारे राउट्स डिक्लेयर करते हैं। तो मुझे अपना राउट बनाना है यूजर फाइल के लिए। तो ये एक रिसोर्स कंट्रोलर फाइल है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा रिसोर्स और सबसे पहले अपने राउट का नाम जिसका नाम है यहाँ पर यूजर, और इसमें कौन सी कंट्रोलर फाइल यूज होने वाली है उसका नाम है यूजर कंट्रोलर। बिल्कुल इसी को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर पोस्ट के लिए भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूजर की जगह लिख देता हूँ पोस्ट और यहाँ पर कंट्रोलर फाइल चेंज हो जाएगी पोस्ट कंट्रोलर। ये देखिए, जैसे ही मैंने इन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर 2 लाइंस भी इंक्लूड हो चुकी हैं कंट्रोलर की फाइल्स। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं, इनको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ब्राउजर में जाकर ये चेक कराता हूँ कि डाटा फैच कैसे होके आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेब ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने अपना लारावल का प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया, लोकल होस्ट :8000। अब यहाँ पर जाकर मेरे राउट का नाम है यूजर, तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर सारे यूजर्स का डाटा आ चुका है। यूजर्स की पूरी डिटेल भी आ रही है जो यूजर्स वाले टेबल से आ रही है और उससे रिलेटेड पोस्ट हैं जो दूसरे टेबल्स में वो सारी पोस्ट भी आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये सिर्फ एक्टिव यूजर्स का रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ही यूजर एक्टिव हैं, 1, 3 और 4। मैं आपको डाटाबेस में भी चेक करा देता हूं। ये देखिए 1, 3 और 4 के आगे 1 आ रहा है और सलमान खान जो 2 नंबर पे हैं उसके आगे स्टेटस है 0। तो मैं यहां पर सिर्फ एक्टिव यूजर का ही रिकॉर्ड देखना चाहता हूं। अब जैसे मैंने ये एक क्वेरी लिखी है, ऐसा हो सकता है कि हमारे को इसी पेज पे जो हमारा ये मॉडल फाइल है कंट्रोलर की, इसमें हम मल्टीपल क्वेरीज लिखना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी मैं स्टेटस 1 ही रखना चाहता हूं। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखा देता हूं। मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहां पर आकर स्टेटस 1 से पहले मैं यहां पर एक कंडीशन और लगा देता हूं। यहां पर मैं सिटी को फाइंड करने वाला हूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं वेयर सिटी। ये देखिए, आप सिटी को अंदर भी पास कर सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। यहां पर हम कॉलम की नेम को कैमल केस में पास कर देते हैं। अब यहां पर मैं सिटी जैसे फाइंड करना चाहता हूं दिल्ली। ये देखिए, तो अब क्या होगा, मेरे को यूजर्स का डाटा तो देखना है मगर सिर्फ उन यूजर्स का जिनका सिटी है दिल्ली और उनका स्टेटस भी 1 होना चाहिए और साथ में मुझे उनसे रिलेटेड सारी पोस्ट भी देखनी है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी स्टेटस 1 चाहिए और ऊपर वाली कंडीशन में भी यही चीज मेरे को चाहिए थी। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करके एक बार आपको चेक कराता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए, अब यहां पर सिर्फ 2 ही ऐसे यूजर्स हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। ये देखिए 3 नंबर पे दीपिका और 1 नंबर पे याहू बाबा। अब ये कंडीशंस में बार बार मेरे को ये वेयर स्टेटस पास करना पड़ेगा। हो सकता है आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी क्वेरीज लिखूं उसके अंदर भी मुझे स्टेटस 1 ही चाहिए, तो मैं चाहता हूं ये मेरे को बार बार ना लिखना पड़े। तो यहां पे मैं यूज करता हूं अपना लोकल स्कोप। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी यूजर की फाइल में और यहां पर अपना एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन में सबसे पहले मुझे लिखना है स्कोप। ये लिखना जरूरी है और इसके बाद आप अपना कोई भी इंटरेस्टिंग नेम जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो जैसे मैं सिर्फ एक्टिव यूजर का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं तो इसका नाम भी मैं ले लेता हूं एक्टिव। ये देखिए, आपको जो नेम है वो आगे कैमल केस में लेना है। आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, बस नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक क्वेरी आएगी, तो उसके लिए एक्सेप्ट करने के लिए एज ए पैरामीटर मुझे यहां पर एक वेरिएबल भी चाहिए। तो उसका नाम मैं ले लेता हूं क्वेरी। आप इसका नाम भी कुछ भी ले सकते हैं। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे को एक क्वेरी जिसके अंदर हमारे पास पहले से एक क्वेरी आ रही होगी। तो उसी के साथ मैं यहां पर वेयर कंडीशन पास करना चाहता हूं और कौन सी कंडीशन जो मेरे को बार बार यूज करनी है। तो देखिए हमारे केस में यहां पर स्टेटस 1, तो मैं चाहता हूं ये मेरे को बार बार ना लिखना पड़े इतना लंबा सा, तो यहां पर मैं इसे पास कर देता हूं। ये देखिए, जिस तरह मैंने यहां पर एक ही वेयर कंडीशन लगाई है इसी तरह आप यहां पर मल्टीपल वेयर कंडीशन भी पास कर सकते हैं। वेयर और, वेयर डेट, वेयर टाइम,
इस तरह भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी सिर्फ मैं आपको स्टेटस के केस में चेक करा रहा हूं। तो ये हमारा स्कोप जो है बन चुका है। अब इसको यूज कैसे करना अपनी कंट्रोलर की फाइल में, देखिए मैं यहां पर आता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको जो हमारी सबसे पहली वाली कमांड थी, जो क्वेरी मैंने ये लिखी थी, यहां पर हमने वेयर स्टेटस लिखा था। अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने इसके लिए स्कोप बना लिया और स्कोप का नाम क्या है, एक्टिव। तो यही नाम आपको देना है, पूरा नहीं लिखना स्कोप एक्टिव, सिर्फ एक्टिव लिखना है। तो उसके लिए मैं देखिए यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखता हूं एक्टिव। ये देखिए सिर्फ इतना ही काम करना है। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले इतना लंबा सा लिख रहे थे, अब मुझे सिर्फ यहां पर लिखना है एक्टिव। तो अभी मैं आपको एक बार चेक कराता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश। अब देखिए यहां पर सिर्फ उन्हीं यूजर्स का रिकॉर्ड आ जाएगा जो एक्टिव यूजर्स हैं। तो देखिए 3 ही यूजर ऐसे थे जो एक्टिव हैं, 2 नंबर का आईडी यहां पर शो नहीं हो रहा जो इनएक्टिव था। इसको मैं बंद करता हूं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने जो दूसरी क्वेरी लिखी थी, जहां पर मैं सिटी भी फाइंड कर रहा था, दिल्ली, वहां पर भी मैंने ये लगाया था वेयर स्टेटस। तो यहां पर भी मैं अब एक्टिव यूज कर सकता हूं। तो आपने देखा कि कैसे हम रीयूजेबल क्वेरी कांस्टेंट बना सकते हैं, जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए अब यहां पर सिर्फ 2 ही यूजर आएंगे जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और उनका स्टेटस भी 1 है, मतलब कि वो एक्टिव यूजर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोकल स्कोप जब बना रहे होते हैं तो क्या हम उसके अंदर डायनेमिक वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अभी तो देखिए हमारे केस में सिर्फ यहां पर जो हमने स्कोप बनाया उसके अंदर एक ही वैल्यू सेट की है, या तो यहां पर 1 आएगा या फिर 0। अगर मैं 0 सेट कर दूंगा तो इनएक्टिव यूजर दिखेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि यूजर अपने आप से यहां से सेंड कर सके कोई वैल्यू और वो हमारे स्कोप के अंदर सेट हो जाए। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं सिटी का। अब सिटी हमने यहां पर सिर्फ रखा है दिल्ली, तो हो सकता है फ्यूचर में 2 सिटीज के हमने रिकॉर्ड देखनी हो, 3 सिटीज के रिकॉर्ड देखने हो, और इसके लिए भी हमने मल्टीपल क्वेरीज बनानी हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां पर मैं एक सिटी के लिए अलग से एक स्कोप बना लेता हूं, एक लोकल स्कोप। तो देखिए जैसे मैंने ये बनाया था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर स्कोप का नाम चेंज कर देता हूं, एक्टिव से लिख देता हूं इसका नाम सिटी। अब सिटी के अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर आएंगे, एक तो क्वेरी तो आ ही रही है, साथ में यूजर यहां पर सिटी का नेम भी भेज सकता है। तो उसके लिए भी मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, सिटी नेम। आप इसका वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यही नेम लिया। अब इस नेम को ही मैं अंदर अपनी क्वेरी में यूज करूंगा। तो देखिए मैं यहां पर सिटी के लिए यहां पर क्वेरी का लिख रहा था वेयर सिटी, और उसके अंदर सिटी पास कर रहा था। तो यहां पर मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा देता हूं। यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं किस कॉलम में, जिसका नाम है सिटी, और कौन सी वैल्यू जो यूजर सेट करेगा। तो यूजर यहां से सेंड करेगा हमारे को एक वैल्यू जो हमारे को एज ए पैरामीटर मिलेगी, और उसको मैंने यहां पर सेट कर दिया। तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब ये हमारा सिटी से रिलेटेड भी एक स्कोप बन चुका है। तो मेरे को अगर सिटी में जब भी सर्च करना होगा तो मेरे को इतना बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ पास करना है सिटी, वेयर नहीं लिखना। सी भी मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूं, ये देखिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब दोबारा से वही 2 यूजर्स आ रहे हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो इस तरह भी हमारा ये स्कोप चल रहा है। अब इसमें मैं वैल्यू को आपको चेंज करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं गोवा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां के रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर सिर्फ एक ही यूजर आया, अभिषेक बच्चन, जो गोवा का रहने वाला है। और अगर मेरे को यहां पर मल्टीपल वैल्यू सेट करनी है, मतलब कि मैं 2 सिटी से देखना चाहता हूं, दिल्ली और गोवा से, तो उसके लिए मुझे अपने यहां पर मॉडल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहां पर वेयर नहीं यूज करूंगा, यहां पर मैं यूज कर लेता हूं वेयर इन। ये देखिए, और मुझे कुछ भी नहीं चेंज करना। अब जब भी मैं यहां पर कंट्रोलर फाइल के अंदर 2 वैल्यूज को चेक करना चाहता हूं तो यहां पर मुझे एज ए एरे पास करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं ले लेता हूं स्क्वायर बेसिस, और इस एरे में मैंने एक वैल्यू ले ली गोवा और दूसरी वैल्यू ले लेता हूं जैसे दिल्ली। ये देखिए अब ये क्या करेगा, यहां पर मैंने 2 स्कोप का यूज किया, एक सिटी का और एक एक्टिव का। सिटी के अंदर मैंने 2 सिटी पास कर दी हैं, और एक्टिव क्या करेगा, ये चेक करेगा जहां स्टेटस 1 है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आके रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर दिल्ली के भी 2 यूजर्स आ चुके हैं और यहां पे गोवा का भी एक यूजर आ चुका है, और इनका स्टेटस भी 1 है। देखिए जो मैं यहां पर ये मैंने स्कोप बनाए हैं, इन स्कोप में मैंने अभी वेयर और वेयर इनका ही यूज किया। यहां पर मैं वेयर बिटवीन का भी यूज कर सकता हूं, वेयर नॉट, वेयर डेट, वेयर टाइम, इन सब का भी यूज कर सकता हूं, या लाइक मेथड वगैरह भी यूज कर सकता हूं। और इन क्वेरीज को जरूरी नहीं है कि आप डाटा को रीड करने के लिए यूज करेंगे,
इसको आप अपडेट मेथड के साथ भी यूज कर सकते हैं और डिलीट मेथड के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये जो डाटा आ रहा है मेरे यहां पर, ये अनऑर्डर्ड है। मैं चाहता हूं कि ये नेम वाइज ऑर्डर्ड हो जाए, जो ए नेम वाले हैं वो पहले आ जाएं, बी वाले बाद में, इस तरह से ऑर्डर में आ जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर एक स्कोप और बना लेता हूं। तो उसके लिए देखिए मैं इस स्कोप को ही कॉपी कर लेता हूं और इसका नाम लिख देता हूं स्कोप सॉर्ट, क्योंकि मुझे सॉर्टिंग ऑर्डर में दिखाना है ए टू जेड में। अब जो भी मेरी क्वेरी होगी मैं चाहता हूं कि उसके बाद ऑटोमेटिकली लग जाए ऑर्डर बाय, और ऑर्डर किस कॉलम से करना है उसका नाम है नेम। जो भी यूजर का नेम है उससे मैं ऑर्डरिंग करना चाहता हूं, और किस ऑर्डर में करना चाहता हूं वो एज ए सेकंड पैरामीटर पास कर सकता हूं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो यहां पर मैं लिख देता हूं असेंडिंग ऑर्डर ASC। डिसेंडिंग के केस में हम यहां पे लिखेंगे DESC डिसेंडिंग। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इस ऑर्डर को मैं अपनी क्वेरी में आपको यूज भी करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं आया और यहां पर जस्ट मुझे लिख देना सॉर्ट। ये देखिए अब ये सारा यूजर्स का मेरे पास डाटा आएगा और उससे रिलेटेड पोस्ट भी आ जाएंगी, और यूजर सिर्फ गोवा और दिल्ली के होने चाहिए, एक्टिव भी होने चाहिए और शॉर्ट भी होने चाहिए। अगर मैं यहीं पर वो सारी क्वेरी की कंडीशंस लगाता तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब आप देख रहे हैं कि इसको पढ़ना कितना आसान हो चुका है। यही फायदा होता है क्वेरी स्कोप का। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आके रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब ए नेम वाले पहले आ चुके हैं यूजर, उसके बाद आप देख सकते हैं डी वाले, और उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर वाई सबसे लास्ट में आ रहा है, याहू बाबा। तो यहां पर ऑर्डर से यहां पर सारी सॉर्टिंग हो चुकी है। जो ये मैंने सॉर्ट लगाया है, अगर आप यहीं पर इसको किसी और क्वेरी में भी पास करना चाहते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेरी को पहले इनेबल कर लेता हूं और यहां पर जाकर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए अब नीचे वाली क्वेरी को मैं यहां पर कमेंट कर रहा हूं, फाइल को सेव किया। अब हमारे पास यहां पर सारा डाटा आ जाएगा सभी यूजर्स का जो एक्टिव यूजर है, और वो भी सॉर्टिंग ऑर्डर में। फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए पहले ए से नेम आ रहा है, फिर डी से और लास्ट में वाई से। देखिए अभी तक हम जितना भी यहां पर डाटा देख रहे थे वो सिर्फ यूजर्स टेबल का देख रहे थे और उसकी पोस्ट देख रहे थे, मगर एक्चुअल लाइफ में हमें पोस्ट भी देखनी होती है। मतलब कि न्यूज देखने हमारी साइट पे कोई आएगा और वो यूजर्स का भी डाटा देखना चाहता है कि किस यूजर ने इस पोस्ट को लिखा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी यूजर मॉडल की फाइल में जाता हूँ और वहां पर एक इनवर्स रिलेशन बना लेता हूं, मतलब कि उल्टा रिलेशन। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम मैं लिख रहा हूं जैसे यूजर्स। आप जिस मर्जी नाम का भी फंक्शन बना सकते हैं यहां पे, और इसके अंदर मैं रिटर्न करता हूं दिस। अब दिस का यहां पे मतलब है पोस्ट की फाइल। अब इसका कैसा रिलेशन है यूजर्स की फाइल से, इसका रिलेशन है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू हम वहीं पर यूज करते हैं जहां पर हमें उल्टा रिलेशन बनाना होता है, और इसके अंदर किस क्लास से हमारा रिलेशन है उसको अंदर बताना है, जो हमने बनाई है यूजर्स वाली फाइल के अंदर। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये मेरा रिलेशन तो बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपनी पोस्ट कंट्रोलर की फाइल ओपन करता हूं जहां पर मैं सारी पोस्ट देखना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं पोस्ट, और सबसे पहले मैं मॉडल को यूज करूंगा जिसका डाटा मुझे देखना है, वो है पोस्ट मॉडल, मतलब कि पोस्ट का टेबल। और इसके साथ मैं यूजर्स का भी डाटा देखना चाहता हूं कि किस पोस्ट को किस यूजर ने लिखा है। तो यहां पर मैं विद लगाऊंगा और विद के अंदर पास कर दूंगा अपना यूजर्स नाम का जो हमारा फंक्शन अभी हमने बनाया है यहां पर। ये देखिए यूजर्स, अगर आपने एस लगाया तो यहां पर भी ऐसे ही लगाना है। और इसके बाद मैं इसका सारा डाटा देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं लगा देता हूं गेट। ये देखिए यहां पर ये एरर भी शो कर रहा है क्योंकि मैंने पोस्ट को इंक्लूड नहीं किया, तो यहां पर मैं इंपोर्ट क्लास कर लेता हूं। और ये देखिए यहां पर हमारी मॉडल क्लास इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं फाइल को सेव कर देता हूं, डाटा को आपको चेक कराता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने वेब ब्राउजर में। अब यूजर की जगह मेरे को यहां पे लिखना है पोस्ट। यहां पे कोई डाटा शो नहीं हो रहा। देखिए मैं यहां पर आया और यहां पर देखिए मैंने इस पोस्ट को यहां पर रिटर्न नहीं किया है, तो यहां पर मैं रिटर्न भी कर देता हूं। ये देखिए तो फाइल को सेव किया, यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर सारी पोस्ट भी आ रही हैं और यहां पर यूजर में कुछ नहीं आ रहा है, वो मैं भी चेक करता हूं। बाकी यहां सारी पोस्ट शो हो रही हैं। तो देखिए मैं यहां पर आया और यहां पर मुझे एक गड़बड़ लग रही है शायद से।
यहां पर जो मैंने यूजर्स में एस लिया है ये मैं हटा देता हूं, क्योंकि यूजर में सिंगल रिकॉर्ड है तो एस शायद नहीं लगा सकते यहां पर। ये देखिए, मैं फाइल को यहां पे सेव करके चेक करता हूं। यहां पर आए, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर यूजर का भी डाटा आ रहा है, पोस्ट आ रही है और किस यूजर ने लिखी है उसकी भी पूरी डिटेल आ रही है। यहां पर आपको दिख रहा है। अब यहां पर एक चीज पे गौर कीजिए, यहां पर उन यूजर का भी यहां पर पोस्ट दिख रही है जो इनएक्टिव यूजर है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 2 नंबर पे है सलमान खान, जो कि यहां पर इनएक्टिव यूजर है, यहां पर 0 है। तो यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सिर्फ उन्हीं यूजर की पोस्ट देखना चाहता हूं जो एक्टिव यूजर्स हैं। तो यहां पर मैं आता हूं अपनी कंट्रोलर की फाइल में, और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे अब दूसरे टेबल के अंदर सर्च करनी है, यूजर्स वाले टेबल के अंदर। तो जब भी हमें दूसरे टेबल के अंदर सर्च करनी होती है तो यहां पर लारावेल के अंदर एक मेथड आता है जो हमने पिछली वीडियो में कवर भी किया, जिसका नाम होता है विद वेयर हैज। उसका मुझे यहां पे यूज करना है। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं विद वेयर हैज। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास हमारे दूसरे टेबल का जो लिए हमने जो फंक्शन बनाया है इस वाली फाइल में, जिसके अंदर हमने रिलेशन स्टैब्लिश किया, उस फंक्शन का नाम हम यहां पे पास कर देते हैं। और दूसरे पैरामीटर में मैं यहां पर एक फंक्शन लेता हूं जिसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा। और इस कंडीशन के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर एक वेरिएबल ले लेना है। तो मैं यहां पर ले रहा हूं जैसे क्वारी, क्योंकि ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारी एग्जिस्टिंग क्वारी के अंदर ही एक कंडीशन पास करने वाला है। तो यहां पर मैं इस क्वारी के लिए यहां पर लिखता हूं क्वारी, और क्वारी के लिए मैं यहां पर लिखता हूं एक्टिव यूजर। तो देखिए एक्टिव यूजर के लिए मैंने यहां पर आप देख रहे हैं कि एक स्कोप बनाया था यूजर्स वाली मॉडल फाइल के अंदर, जिसका नाम था एक्टिव। इसी को मैं अपनी दूसरी मॉडल फाइल के अंदर भी यूज कर लूंगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं एक्टिव। जो ये एक्टिव नाम का स्कोप है ये पहले चेक करेगा इस वाली फाइल के अंदर जाकर, जो हमारी मॉडल की फाइल होगी यूजर की फाइल, उसके अंदर जाके चेक करेगा कि ये एक्टिव नाम का कोई स्कोप बना हुआ। अगर बना हुआ तो उस पर जो भी कंडीशन होगी वो यहां पर ये इंप्लीमेंट कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश। तो अब यहां पर सिर्फ वही यूजर आ रहे होंगे जो एक्टिव यूजर है। देखिए यहां पर स्टेटस है 1 1 1, यहां पर खत्म हो चुका। अब यहां पर जो 2 नंबर का आईडी था सलमान खान, उससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट यहां पर शो नहीं हो रही है, सिर्फ एक्टिव यूजर की ही पोस्ट यहां पर आ रही है। और अगर मैं चाहता हूं कि जो हमारी ये पोस्ट है, यहां पर आपको सारी पोस्ट दिख रही है, यहां पर भी एक स्टेटस नाम का कॉलम है जहां पर 1 और 0 आ रहा है। यहां पर भी हम बता रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं पोस्ट को दिखाए जो एक्टिव पोस्ट है। हो सकता है कि अभी कोई पोस्ट रेडी ना हुई हो तो एक्टिव नहीं है, वो अभी यूजर को दिखानी नहीं हमने। जैसे कि यहां पर 6 नंबर की जो पोस्ट है उसके आगे आ रहा है 0, मगर यहां पर मैं आपको दिखाता हूं 6 नंबर की जो पोस्ट होगी, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ये 6 नंबर की पोस्ट है, ये भी शो हो रही है जबकि इसका स्टेटस है 0। तो मैं चाहता हूं कि इस पे भी सिर्फ वही पोस्ट दिखाए जिसका स्टेटस है 1। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, गेट से पहले यहां पर मैं अपनी वेयर कंडीशन लगा लेता हूं, वेयर, और कॉलम का नाम है स्टेटस। और उसके अंदर मैं चेक कर रहा हूं कि सिर्फ उन्हीं पोस्ट को दिखाए जिसका स्टेटस है 1। तो यहां पे मैं 1 पास कर देता हूं, ये देखिए। और इससे पहले एरो ऑपरेटर भी लगाना, ये देखिए। तो ये जो हमारी पूरी क्वारी बन चुकी है, ये पोस्ट से डाटा लेकर आएगी और यहां पे चेक करेगी सिर्फ उन्हीं यूजर का डाटा दिखाए जो एक्टिव है। और जो ये वाला मैंने कंडीशन लगाई है ये लगेगी हमारी पोस्ट वाले टेबल पे, और यहां से सारा डाटा हमारे पास फैच होके आ जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आके रिफ्रेश। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर की पोस्ट नहीं आएगी, 1 आ रही है, 3 4 5 आ रही है, 7 आ रही है और लास्ट में 9। तो 6 नंबर की पोस्ट यहां पे हट चुकी है। तो यहां पे आपको देखा कि हमने यहां पर एक एक्टिव नाम का स्कोप यूज किया है, जो कि हमने दूसरे मॉडल फाइल के अंदर बनाया है, यूजर वाली फाइल के अंदर बनाया है, मगर इसको हम यूज कहां कर रहे हैं, अपनी पोस्ट कंट्रोलर फाइल के अंदर, जिसके लिए मैंने यहां पर विद वेयर हैज नाम का भी मेथड यूज किया, जिसके अंदर हम दूसरे टेबल के अंदर सर्चेस कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट से रिलेटेड अलग से कोई स्कोप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पोस्ट की ही मॉडल फाइल के अंदर जाकर अलग अलग स्कोप बना सकते हैं। तो देखिए अभी हमने यहां पर देखा लोकल स्कोप, अब इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल स्कोप। देखिए अभी हमारे पास यहां पर कुछ इस तरह से हमारे पास टेबल आ रहा है जिसके अंदर नेम, सिटी और स्टेटस आ रहे हैं। तो अभी हम यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर हमने 2 अलग अलग कंडीशन देखी थी। एक थी अगर हमें सारे यूजर्स का डाटा देखना है तो उसके अंदर भी हम वेयर स्टेटस 1 पास कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से हमने एक दूसरी कंडीशन भी बनाई थी जहां पर हम सिटी के साथ स्टेटस चेक कर रहे थे।
तो हमने क्या किया था, एक लोकल स्कोप बना के उसका नाम रख दिया था एक्टिव और यहाँ पे पास कर दिया था एक्टिव एक्टिव। अब मेरे को अगर पता ही है कि कोई भी कंडीशन हो उसके अंदर स्टेटस जो है 1 ही होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे को एक्टिव भी ना लिखना पड़े। जैसे कि अभी हम लोकल स्कोप में क्या कर रहे थे, हमने इस क्वेरी को छोटा कर दिया था और उसका एक नाम दे दिया था एक्टिव। तो यहाँ पे अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो एक्टिव भी मुझे ना लिखना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हेल्प करते हैं ग्लोबल स्कोप्स। देखिए ग्लोबल स्कोप जब भी हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है, हमें यहाँ पर जाकर अब एक मॉडल फाइल बनानी होती है। जैसे कि हम पिछले केस में भी देख चुके हैं, हम यूजर की एक मॉडल फाइल बनाएंगे और इसके अंदर जाकर एक बूटेड नाम से एक फंक्शन यूज करेंगे। ये लारावल का खुद का ही फंक्शन होता है। इसकी डाटा टाइप होती है प्रोटेक्टेड स्टैटिक फंक्शन बूटेड, और ये होता है वॉइड। वॉइड मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इसके अंदर जाकर हम ग्लोबल फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास एक अलग से मेथड आता है जिसे हम कहते हैं ऐड ग्लोबल स्कोप, उसको यूज करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा स्टैटिक और यहां पर मैं लिखूंगा ऐड ग्लोबल स्कोप। ये लारावल का खुद का फंक्शन है। अगर आप कोई भी ग्लोबल स्कोप बनाना चाहते हैं तो आपको इसका यूज करना होता है। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले आप इसको एक नेम देते हैं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया यूजर डिटेल। आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, बस नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहां पर एक फंक्शन लेंगे, अनोनिमस फंक्शन, और उसके अंदर एक बिल्डर क्लास को यूज करेंगे क्योंकि ये क्वेरी बिल्डर के लिए हमारे पास हेल्प करता है। और इसके अंदर हम बिल्डर वेरिएबल को यूज करके जो भी हम क्वेरी के अंदर बार बार लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब इस तरह से ग्लोबल स्कोप बनाने का फायदा क्या होता है, पहले हम यहाँ पर एक्टिव पास कर रहे थे, अब हमें यहाँ पर एक्टिव भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हम यहाँ पर सिंपल अपनी क्वेरी बनाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे कि पहले केस में हम सिर्फ सारे यूजर का डाटा देखेंगे तो ये अपने आप से ही सिर्फ उन्हीं यूजर का डाटा दिखाएगी जिनका स्टेटस है एक्टिव, मतलब कि 1। अगर हम सिटी भी फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है कि मेरे को सिर्फ एक्टिव यूजर का डाटा देखना है। यहाँ पर ये अपने आप ही ये स्टेटस को चेक कर लेगी, उसका स्टेटस होना चाहिए 1। तो ये होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर मैं आ गया अपने एडिटर में और यहां पर मैंने ओपन कर लिया अपनी यूजर मॉडल की फाइल, जहां पर मैंने अभी लोकल स्कोप बनाए थे 3, स्कोप एक्टिव, स्कोप सिटी, स्कोप सॉर्ट। अब यहीं पर मैं ग्लोबल स्कोप भी बनाने वाला हूं। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे ऊपर चला जाता हूं, यहां पर कहीं पर भी बना सकते हैं बेसिकली। अब यहां पर मैं एक लारावल का अपना इनबिल्ट मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम होता है बूटेड। इसकी डाटा टाइप होती है प्रोटेक्टेड और ये एक स्टैटिक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है बूटेड, जो एक वॉइड फंक्शन होता है। यहां पर बूटेड से पहले मेरे को राउंड ब्रेसेस भी लेनी है। ये देखिए अब इसके अंदर आकर हम अपना ऐड ग्लोबल स्कोप नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। इसकी डाटा टाइप रहेगी स्टैटिक, ये आ गया ऐड ग्लोबल स्कोप। अब इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले हम यहां पर स्कोप का एक नाम बताते हैं, फिर उसके अंदर क्या काम करना है वो बताते हैं। तो देखिए मैं इस वाले ग्लोबल स्कोप का नाम रख रहा हूं यूजर डिटेल, और इसके बाद इसमें बताना है कि क्या काम करना है। तो इसके अंदर मैं एक अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूं जो कि बिल्डर क्लास को यूज करेगा। देखिए यहां पर हमारे पास लारावल के अंदर कई तरह से बिल्डर क्लासेस होती हैं, मगर हमने यहां पर कौन सी यूज करनी है, जो एलोकेंट के लिए बनाई गई है बिल्डर क्लास। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं एलोकेंट। ये देखिए यहां पर ये क्लास इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आपको ये लाइन मैनुअली लिखनी पड़ेगी। अब इसके बाद मैं यहां पर इस क्लास के लिए यहां पर एक वेरिएबल भी बना लेता हूं जो इसका ऑब्जेक्ट एज ए काम करेगी। तो उस वेरिएबल का नाम भी मैंने रख लिया बिल्डर। अब इस फंक्शन के अंदर आकर मुझे क्या करना है, जो भी क्वेरी के अंदर मुझे चीज बार बार यूज करनी है उसको मुझे यहां पर डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं अपना इसी वेरिएबल का यूज करने वाला हूं जिसका नाम है बिल्डर, और यहां पर मैं क्या यूज करने वाला हूं बार बार, जिसका नाम है स्टेटस। देखिए जैसे मैंने स्टेटस बार बार लिखा था यहां पर, तो मैं इसी का यूज यहां पे कर लेता हूं। पहले हम क्या कर रहे थे, यहां पर एक्टिव नाम का बार बार वर्ड यूज कर रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को ये एक्टिव भी ना लिखना पड़े, तो इसके लिए मैं इस फंक्शन को बंद कर देता हूं। ये देखिए कमेंट कर दिया। अब यहां पर चलेगा हमारा ग्लोबल फंक्शन, और यहां पर मैं सेमीकोलन भी लगा देता हूं। ये देखिए तो ये बन गया हमारा ग्लोबल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप के लिए मुझे करना क्या है, मैं यहां पर जाता हूं अपनी क्वेरी में। देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर सारे यूजर का डाटा देखा था सॉर्टिंग फॉर्म में, तो यहां पर मैंने एक्टिव भी लिखा था। अब मैं यहां पर एक्टिव नहीं लिखूंगा, तो इस लाइन को यहां से रिमूव कर देता हूं। ये देखिए अब ये क्वेरी क्या करेगी, अपने आप ही सिर्फ एक्टिव यूजर का ही रिकॉर्ड दिखाएगी, और वो भी सॉर्टिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए देखिए मैं यहां पर आया ब्राउजर में और यहां पर पोस्ट की जगह लिख लेता हूं यूजर, और ये देखिए सारे यूजर की डिटेल आ चुकी है सॉर्टिंग ऑर्डर में, और वो भी सिर्फ एक्टिव यूजर की। ये देखिए तीनों ही यूजर जो हैं एक्टिव हैं।
जबकि मैंने यहां पर बताया भी नहीं है कि एक्टिव यूजर का ही रिकॉर्ड दिखाना है जिनका स्टेटस 1 हो, क्योंकि हमने यहां पर ग्लोबल स्कोप बना दिया उसके लिए, जो कि ऑटोमेटिकली सभी क्वेरीज पे अपने आप ही इंप्लीमेंट हो जाता है। हमें बताना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही इंप्लीमेंट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास जो दूसरी क्वेरी है, मैं इसमें भी आपको लगा के दिखा देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर भी मैं सिटीज को फाइंड कर रहा था और यहां पर मैंने एक्टिव लगाया था, इसको मैं हटा देता हूं और यहां पर भी सिर्फ मैं एक ही सिटी को फाइंड कर लेता हूं और ऊपर वाली क्वेरी को बंद कर देता हूं। ये देखिए, अब ये सारे यूजर्स का डाटा लेकर आएगी। कौन से यूजर्स? जो सिटी दिल्ली के रहने वाले हैं और सॉर्टिंग ऑर्डर में, और वो एक्टिव यूजर भी होने चाहिए। मैंने यहां पर बताया नहीं है एक्टिव यूजर हो, मगर वो सिर्फ एक्टिव यूजर का अपने आप ही रिकॉर्ड निकाल के ले आएगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आके रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर 2 यूजर्स आ चुके हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं और इनका स्टेटस भी 1 है, मतलब कि ये एक्टिव यूजर है। मैं एक इनएक्टिव यूजर का भी आपको रिकॉर्ड को दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर एक यूजर है जो मुंबई से रहने वाला है, उसका यूजर का स्टेटस है 0, तो मैं यहां पर पास कर देता हूं मुंबई। ये देखिए, अब ये सिर्फ उन्हीं यूजर का डाटा फैच करके लाएगी जो यूजर मुंबई के रहने वाले हों और वो एक्टिव भी होने चाहिए, मगर हमारे केस में सिर्फ एक ही यूजर मुंबई का है मगर वो एक्टिव नहीं है, तो इस केस में हमारे पास कुछ भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए। देखिए मैं यहां पर आया वेब ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए हमारा जो एरे है वो एम्प्टी एरे है, मतलब कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो यूजर मुंबई का रहने वाला था वो इनएक्टिव यूजर था। अब मैं दोबारा से इसको डिलीट कर देता हूं और यहां के फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो हमारे पास यूजर की पोस्ट आ रही है उसमें सारा डाटा मुझे नहीं देखना, मुझे सिर्फ उसका टाइटल चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए पोस्ट की, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए जहां पर मैंने विद के साथ पोस्ट लगाया, यहीं पर जहां हमारे पास मॉडल का नाम आ रहा है पोस्ट, उसी के बाद ही मैं कॉलम के नेम पास कर देता हूं यहां पर। तो देखिए जैसे मैं पास कर देता हूं टाइटल और डिस्क्रिप्शन। मेरे को सिर्फ 2 ही कॉलम देखने हैं, मगर सिर्फ इन 2 कॉलमों का नाम लिखने से ये जो मेथड है ये नहीं चलेगा। इसमें हमारे को यहां पर फॉरेन की वाले कॉलम का नाम भी देना जरूरी होता है। मैं एक बार आपको चेक कराता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए हमारा पोस्ट नाम का जो की है एम्प्टी हो चुकी है, क्योंकि जब भी हम विद मेथड के अंदर कॉलम के नेम देखना चाहते हैं तो यहां पर हमारे को एक चीज पास करनी जरूरी होती है, और वो होती है हमारे पोस्ट वाले टेबल का फॉरेन की आईडी वाला जो हमारा कॉलम है उसका नेम। तो हमारे केस में यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां का रिफ्रेश, और ये देखिए अब मेरे पास सिर्फ 2 ही मेन कॉलम आ रहे हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसको देना जरूरी था, तभी मैंने इसको दिया। और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा मेन यूजर का टेबल है उसमें भी देखिए बहुत सारा डाटा आ रहा है, स्टेटस भी आ रहा है, यहां पर आईडी भी आ रहा है। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए या 2 चीजें, जैसे हो सकता है नेम और ईमेल, सिटी नहीं देखना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस यूजर वाले टेबल के लिए यहां पर सिलेक्ट कॉलम का यूज करूंगा। तो उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं और सिलेक्ट के अंदर आकर मुझे अपने कॉलम के नेम बता देने हैं। तो मैं नेम और ईमेल ही देखना चाहता हूं। ये देखिए, अब बेसिकली मैं सिर्फ नेम और ईमेल देखना चाहता हूं, तो ये हमारे को क्या करेगा, ये नेम और ईमेल तो दिखा देगा, मगर विद के अंदर जो भी हमने पास किया उसको हाइड कर देगा, उसको दिखाएगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए इसने नेम और ईमेल तो दिखा दिए मगर पोस्ट को एम्प्टी कर दिया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हम रिलेशनशिप के साथ स्पेसिफिक कॉलम देखना चाहते हैं, जैसे इस वाले टेबल में से भी स्पेसिफिक कॉलम देख रहे हैं और इसमें से भी, तो ये हमारे को दूसरे वाले टेबल के डाटा को शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहां पर इसकी प्राइमरी की को भी बताना जरूरी होता है। तो सिलेक्ट के अंदर हम यहां पे बताएंगे इसके अंदर जो कॉलम है आईडी वो एक प्राइमरी की है। कुछ इस तरह से देखिए, यहां पर इस कॉलम को जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक ये दूसरे टेबल का डाटा शो नहीं करेगा, और दूसरे वाले टेबल में फॉरेन की को बताना जरूरी है। अगर हम उल्टा करेंगे, अगर हम पोस्ट वाले कॉलम में जाकर, मतलब कि पोस्ट का जो हमारा कंट्रोलर फाइल है, पोस्ट को देखेंगे और उसमें से भी स्पेसिफिक कॉलम देखना चाहते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना है, जो हमारी यूजर आईडी है उसको ऊपर बताना है, जो अभी हमने यहां पर बताई है उसको ऊपर बताना है, और दूसरे वाले यहां पर विद में लिखेंगे यूजर्स, और आईडी नाम का जो प्राइमरी की है उसको पास करेंगे एंड में, या कहीं पर भी आप पास कर सकते हो। तो अभी मैं इसको सेव करके चेक कराता हूं। तो देखिए अभी पोस्ट नहीं आ रही थी, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहां पर आप पोस्ट भी आ चुकी है, और दोनों टेबल्स में से स्पेसिफिक कॉलम जो मैं देखना चाहता था वो भी दिख रहे हैं। जैसे कि यूजर टेबल में सिर्फ नेम और ईमेल ही दिख रही है और पोस्ट वाले टेबल में सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिख रही है।
ये यूजर आईडी जो फॉरेन की है और ये प्राइमरी की, ये दोनों को शो करना जरूरी है। तो देखिए अभी हमने ग्लोबल स्कोप बनाना देखा। ग्लोबल स्कोप बनाने का एक दूसरा भी तरीका होता है लारावल के अंदर, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मॉडल फाइल का यूज नहीं करते। हम यहाँ पर ग्लोबल स्कोप बनाने के लिए एक अलग से ही फाइल बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, आइए उसको देखते हैं। देखिए उसमें हमें सबसे पहला स्टेप करना है, अपनी आर्टिसन की कमांड चलानी होती है, PHP आर्टिसन मेक स्कोप, और स्कोप का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे मैंने रखा है यूजर स्कोप। अब जैसे ही हम ये फाइल बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो मॉडल फोल्डर होता है उसके अंदर एक स्कोप नाम का भी फोल्डर बन जाएगा, और उसके अंदर ये फाइल बन जाएगी जिसका नाम होता है यूजर स्कोप। ये देखिए इसके अंदर हमारे को ये क्लास इनबिल्ट मिलती है यूजर स्कोप, जो इंप्लीमेंट कर रही होती है, मतलब कि इनहेरिट कर रही होती है स्कोप नाम की क्लास को। और इस क्लास के अंदर हमारे को एक मेथड मिलता है जिसका नाम होता है अप्लाई। यहां पर आप देख रहे हैं जो कि बिल्डर क्लास को यूज कर रहा होता है। अब इसके अंदर जाकर आप जो सी भी क्वेरी के अंदर जो सा भी आपका कांस्टेंट है जो आप बार बार यूज करना चाहते हैं उसको आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आप मल्टीपल वेयर भी ले सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। और जब हम ये स्कोप बना लेते हैं एक्सटर्नल फाइल का, तो ये अपने आप नहीं चलता, इसको बताना पड़ता है ये स्कोप किस वाली मॉडल फाइल के लिए वर्क करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले अपनी यहां पर एक मॉडल फाइल बनाएंगे जो कि हमारा थर्ड स्टेप होगा। और इस मॉडल फाइल के अंदर जाकर हमारे को बूटेड फंक्शन के अंदर, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, इसके अंदर बताना पड़ेगा कि मैंने कौन सी एक्सटर्नल स्कोप की फाइल बनाई है, कुछ इस तरह से। देखिए हम उसी मेथड का यूज करेंगे, स्टैटिक ऐड ग्लोबल स्कोप, और इसके अंदर अपनी क्लास का यूज करेंगे न्यू यूजर स्कोप। ये वही नाम होना चाहिए जो कि आपने ऊपर जिस नाम की क्लास बनाई है, तो वही नेम आप यहां पे यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो मॉडल की फाइल है उसमें अननेसेसरी कोड नहीं रहेगा। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी यहां पर ग्लोबल स्कोप की क्वेरीज लिख रहे हैं तो उसके लिए अच्छा यही रहता है कि आप उसके लिए अलग से एक फाइल बना लें। अगर छोटी ही क्वेरी है तो आप इसको सिर्फ मॉडल फाइल के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं वे 1 में। अगर ये वे 2 है तो इसके अंदर हम एक अलग से फाइल बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने एडिटर में। अब मैं आपको एक एक्सटर्नल स्कोप की फाइल बना के दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं और यहां पर अपनी आर्टिसन की कमांड लिखता हूं, PHP आर्टिसन मेक स्कोप। और स्कोप का नाम क्या रखना है मुझे, मैं उसका नाम जैसे रख रहा हूं यूजर स्कोप। ये देखिए देखिए यहां पर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप एक ही मॉडल फाइल के लिए, जैसे मैंने यूजर नाम की एक मॉडल फाइल है उसके लिए एक स्कोप बनाया यहां पर यूजर स्कोप, आप यहां पर एक ही मॉडल फाइल के लिए अलग अलग ग्लोबल स्कोप की फाइल्स बना सकते हैं। आप उसका नाम अलग अलग भी रख सकते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर यूजर लिखना जरूरी है। यहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं नाम, जैसे यूजर वेयर, यूजर डिटेल या कुछ और। आप ऐसे भी नाम रख सकते हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, या कुछ भी रखना चाहे अगर आपकी अलग अलग ग्लोबल फाइल्स हैं। तो हमारे केस में अभी एक ही है। तो यहां पर देखिए ये मॉडल्स फोल्डर के अंदर यहां पर स्कोप्स नाम का एक फोल्डर बन चुका है और इसके अंदर एक फाइल भी बन चुकी है। ये स्कोप्स नाम का फोल्डर पहले नहीं होता है मॉडल्स के अंदर, ये हमारी कमांड से आया है और इसके अंदर ये फाइल भी बन चुकी है। तो मैं इसको ओपन करता हूं। ये देखिए यहां पर देखिए, यहां पर बिल्डर की क्लास भी अपने आप इंक्लूड हो रही है, मॉडल्स की फाइल भी अपने आप इंक्लूड हो रही है, और यहां पर यूजर स्कोप का जो क्लास है वो अपने आप बन चुकी है, जिसके अंदर हमारे को अप्लाई नाम का भी एक मेथड मिल रहा है। अब इसी के अंदर आकर हमारे को यहां पर अपना एक ग्लोबल स्कोप डिफाइन करना है। तो देखिए जैसे मैं यूजर कंट्रोलर की फाइल में आता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे बार बार क्या काम करना है। देखिए मैंने यहां पर यूजर के टेबल में से और पोस्ट के टेबल में से स्पेसिफिक कॉलम यहां पर फैच किए थे और यहां पर स्टेटस भी चेक किया था 1। तो मैं चाहता हूं कि इसको भी मेरे को बार बार ना लिखना पड़े। मैं चाहता हूं जब भी मैं क्वेरी लगाऊं तो यही वाले कॉलम हमेशा फैच होके आए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर इस चीज को कॉपी कर लेता हूं। जो चीज मेरे को बार बार नहीं लिखनी है तो उसको मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और यहां पर अपनी यूजर स्कोप फाइल में आता हूं और यहां पर इस बिल्डर नाम की जो हमारे पास वेरिएबल है, जो बिल्डर क्लास है, इसी को मैं यूं पे यूज करूंगा और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, और इसी के साथ में मैं अपनी स्टेटस को भी चेक कर लेता हूं कि सिर्फ उन्हीं यूजर्स का डाटा दिखाए जिनका स्टेटस 1 है, मतलब कि जो एक्टिव यूजर है। ये देखिए, तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब जब भी हम कोई भी क्वेरी चलाएंगे यूजर मॉडल के ऊपर तो उसमें से सिर्फ यही कॉलम फैच होके आएंगे और उसका स्टेटस भी 1 होगा। अब जो मैंने अलग से यहां पर यूजर फाइल के अंदर ये ग्लोबल स्कोप बनाया था, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं। अब जो मैंने ये अलग से फाइल बनाई है यूजर स्कोप, ये अपने आप नहीं चलेगी, तो हमारे को मॉडल फाइल को बताना भी पड़ता है कि मैंने बाहर एक अलग से फाइल बनाई है ग्लोबल स्कोप के लिए, जो इसी मॉडल के लिए काम करेगी, जिसका नाम है यूजर। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसी मेथड का यूज करूंगा। इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं
और इसके अंदर आकर लिखता हूं न्यू, और हमारी फाइल का नाम क्या है, यूजर स्कोप। ये देखिए यहां पर ये लिंक आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी ऊपर यूजर स्कोप की फाइल भी इंक्लूड हो जाएगी, जो मैंने अभी अभी यहां पर बनाई है। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको बिना लिखे हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते। तो जो ये मैंने लिखा है कि मैंने अलग से एक फाइल बनाई है यूजर स्कोप की, वो आपको बूटेड फंक्शन के अंदर ही लिखनी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहां पर जाकर मैं अब इस फाइल में ये सिलेक्ट जो मैंने लगाया था इसको भी मैं हटा देता हूं, और यहां पर विद को भी हटा देता हूं। ये देखिए, और सिटी को मैं ऊपर ले जाता हूं। ये देखिए, अब जब भी मेरे पास डाटा आएगा वो पोस्ट वाले टेबल से भी आएगा और यूजर वाले टेबल से भी आएगा, और उसमें से स्पेसिफिक कॉलम ही हमारे को दिखेंगे, और उसमें पहले से एक कंडीशन लगी हुई है जिसका स्टेटस 1 हो, सिर्फ उन्हीं यूजर का डाटा मुझे दिखाए, और वो भी सॉर्टिंग ऑर्डर में। और यहां पर मुझे एक काम और भी करना है, मैं एक बार देख लेता हूं यहां पर कुछ गलती तो नहीं है। तो यहां सब कुछ ठीक है। मैं यहां पर आया और फाइल को रिफ्रेश करता हूं, और ये देखिए अब भी यहां पर स्पेसिफिक कॉलम हमारे को दिख रहे हैं, सिर्फ नेम और ईमेल ही दिख रहा है, और पोस्ट वाले टेबल में से टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। बाकी सारे कॉलम्स यहां से हाइड हो चुके हैं, और सिर्फ दिल्ली के ही यूजर दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैंने कंडीशन भी लगा रखी है वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। अब मैं यहां पर आकर अगर कोई और क्वेरी चलाऊं, देखिए मैं इस क्वेरी को बंद कर देता हूं, और यहां पर भी ये वाली क्वेरी चला लेता हूं। अब मैं यहां पर बिना सॉर्टिंग ऑर्डर के सारा डाटा देखना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं सिर्फ गेट, कि मुझे सिर्फ यूजर्स टेबल का डाटा दिखाए। मगर ये क्या करेगा, क्योंकि हमने ग्लोबल स्कोप बना रखा है, ऑटोमेटिकली यूजर के साथ उसकी पोस्ट भी दिखा देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहां का रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर सभी यूजर्स का डाटा आ चुका है जो एक्टिव यूजर्स है, और उनकी सारी पोस्ट भी दिख रही है। यहां देखिए यहां पर पोस्ट के अंदर भी स्पेसिफिक कॉलम्स आ रहे हैं। अब मैं कोई भी क्वेरी अगर चलाऊंगा तो उसके अंदर सिर्फ यही कॉलम वर्क करेंगे, क्योंकि इन सब के लिए मैंने यहां पर एक एक्सटर्नल फाइल बना दी है जिसका नाम होता है ग्लोबल स्कोप। तो इसके अंदर ये फाइल बनाई है जिसका नाम मैंने रखा था यूजर स्कोप। अब जो यूजर स्कोप की ये वाली फाइल है, इसको यूज करने का मैंने अभी आपको ये वाला तरीका बताया। इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर आप इस तरह से इंक्लूड नहीं करना चाहते बूटेड फंक्शन के अंदर, तो इसके बिना भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए ये सारी लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं, और यहां पर जहां हमारी ये क्लास यूज हो रही है इससे जस्ट पहले ही मुझे यहां पर पहले लगाना है हैश, फिर यहां पर स्केयर ब्रेसेस, और स्केयर ब्रेसेस के अंदर यहां पर मुझे एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम होता है स्कोप बाय। ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये फाइल भी ऊपर से इंक्लूड हो जाएगी। ये एलोक्वेंट का ही पार्ट है, तो यहां पर ये इंक्लूड हो चुकी है। अब इसके अंदर आकर मैं अपनी ग्लोबल फाइल का यहां पर नाम बता दूंगा, जो कि हमारी ग्लोबल स्कोप की फाइल है जिसका नाम है यूजर स्कोप। ये देखिए, और जो ये मैंने क्लास ली है इसको भी मुझे स्केयर ब्रेसेस के अंदर ही लेना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है आपको, बस ऐसे ही लिख देना है। तो इस तरह से भी मैं अपनी जो हमारी ग्लोबल स्कोप की फाइल है इसको इंक्लूड कर सकता हूं। इसके लिए हमारे को कोई बूटेड मेथड को भी यूज नहीं करना होता। अगर आपने अलग अलग इसी मॉडल के लिए अलग अलग ग्लोबल फाइल्स बनाई हैं, स्कोप फाइल्स, तो उसको आप अलग अलग इसी तरह से लाइन में लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहां आकर रिफ्रेश, और ये देखिए अब भी हमारा डाटा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, हमारी फाइल इंक्लूड हो रही है। तो ये दो तरीके होते हैं, आप यहां से भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर बूटेड फाइल के अंदर जाकर ये ऐड ग्लोबल स्कोप नाम का जो मेथड होता है इससे भी इसको लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हमने ग्लोबल स्कोप लगाए थे, अगर किसी क्वेरी से मैं उसको हटाना चाहता हूं, मतलब कि मैं चाहता नहीं कि वो लगे स्कोप जो भी मैंने उसके अंदर पास कर रखा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सभी क्वेरीज पे लगता जा रहा है, मगर मैं पर्टिकुलर किसी एक क्वेरी पे उसे हटाना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे हटाऊंगा। देखिए उसको हटाने के यहां पर लारावल के अंदर 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कुछ इस तरह से। देखिए इसके लिए हम यहां पे अपनी मॉडल फाइल का नाम लिखेंगे, ये हमें कंट्रोलर फाइल के अंदर ये लगाना है, और यहां पर मैं एक मेथड यूज करूंगा विदाउट ग्लोबल स्कोप, मतलब कि यूजर का जो मैं डाटा सारा फैच कर रहा हूं उसको बिना ग्लोबल स्कोप के ही मुझे फैच करना है। और कौन सा वाला स्कोप, जिसका नाम है यूजर स्कोप, वो नाम आपको यहां पे पास कर देना, और यहां पर मैं लिखूंगा गेट। तो यूजर्स वाले टेबल का सारा डाटा तो आ जाएगा, मगर उस पर स्कोप नहीं लगा होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने अलग से एक फाइल नहीं बनाई है, जैसे मैंने यहां पर तो अलग फाइल बनाई थी यूजर स्कोप, अगर आपने इसको मॉडल फाइल के अंदर ही बनाया जो मैंने आपको सबसे पहले तरीके में बताया था, तो उसके लिए हम यहां पर कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले अपनी मॉडल फाइल का नाम विदाउट ग्लोबल स्कोप,
और यहाँ पर जो मैंने फंक्शन का नाम लिखा था जैसे यूजर डिटेल, उसके बाद मैं लिखूंगा गेट। तो यहाँ पर इस वाले स्कोप के अंदर जो भी मैंने डिफाइन किया होगा, जैसे स्टेटस चेक कर रखा था 1, वो नहीं लगेगा अब। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर मैंने किसी एक फाइल पे, जैसे हमारी यूजर नाम की मॉडल फाइल है, इस पे मल्टीपल स्कोप बनाए हुए हैं, जैसे 5-6 स्कोप बना रखे हैं अलग अलग, और वो सारे ग्लोबल स्कोप हैं, उसमें से 1 या 2 को हटाना है, तो वो मैं कैसे हटाऊंगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसी फंक्शन के अंदर आकर एक एरे पास कर दूंगा, जो हमारा फंक्शन है विदाउट ग्लोबल स्कोप, और इसके अंदर पहला स्कोप है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्कोप, फिर उसकी क्लास, कोमा लगा के फिर मैं दूसरे स्कोप का भी यहाँ पर नाम दे सकता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पर मल्टीपल नेम ले सकता हूँ जिन जिन को मैं नहीं लगाना चाहता। तो जब भी हम हमारा डाटा रिट्रीव होगा तो उसमें से इन दोनों स्कोप का सारा स्कोप खत्म हो जाएगा और सारा डाटा फैच होके आ जाएगा। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर अगर मैं किसी भी ग्लोबल स्कोप को नहीं लगाना चाहता किसी क्वेरी में, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है। उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर जब यूजर के बाद लिखेंगे विदाउट ग्लोबल स्कोप, इसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू नहीं देनी, इसको एम्प्टी छोड़ देना है। अगर हम इसे एम्प्टी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है कि कितने भी अगर हमने यहाँ पर अलग अलग ग्लोबल स्कोप बना रखे हैं, उसको इस टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं करना है और यहाँ पर सारा डाटा फैच होके आ जाएगा। इनमें से मैं आपको सबसे ऊपर वाली जो हमारी कमांड है, इसको यूज करके दिखाता हूँ। जो मैंने अभी अभी फाइल बनाई है यूजर स्कोप, उसको मैं हटा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ आ गया मैं अपने एडिटर में। मैंने अभी यही फाइल बनाई थी यूजर स्कोप, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम्स भी बताए हैं और स्टेटस भी चेक कर रखा है 1। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी क्वेरी लिख रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर सारा यूजर का डाटा गेट कर रहा हूँ तब भी ये एक्टिव यूजर को देख रहा है। अगर मैं दिल्ली के स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, मतलब कि जो यूजर्स हैं, तब भी ये एक्टिव यूजर देख रहा है और स्पेसिफिक कॉलम निकाल के ला रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक क्वेरी पे जो मैंने स्कोप लगा रखा है जिसका नाम है यूजर स्कोप, वो वर्क ना करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब मैं यूजर का सारा डाटा फैच करके ला रहा हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गेट से पहले मैं अपना मेथड यूज करूंगा विदाउट ग्लोबल स्कोप। और इस मेथड के अंदर आकर हमें अपनी क्लास बता देनी है जो भी मैंने बनाई है। देखिए इस क्लास का नाम है यूजर स्कोप, तो इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि ये वाली क्लास मुझे अभी इस क्वेरी में नहीं लगानी है। ये देखिए, तो मैंने यहां पर क्या किया, एक बार ये यहां पर एरर भी आ रही है, तो मैं इसको पहले रिजॉल्व कर लूं। मैं इस पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर लेता हूं और यहां देखिए ये हमारी जो स्कोप की फाइल है कि यहां पर इंक्लूड भी हो चुकी है। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरे को एक यूजर्स का सारा डाटा देखना है विदाउट इस स्कोप के, जिसका नाम है यूजर स्कोप। सारा डाटा फैच करके लाना है। यही सेम मेथड मैं यहां पर भी लगा सकता हूं अगर मुझे दिल्ली के रिकॉर्ड देखने हैं, मगर अब स्कोप नहीं लगाना। तो पहले मैं इसको चेक कराता हूं आपको। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया, यहां पर ये कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड विदाउट ग्लोबल, आर पास कर दिया मैंने, यहां पर एल लगाना था। फाइल को सेव किया और यहां के रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब कोई भी स्कोप नहीं आ रहा है, ना हमारे पास यहां पर पोस्ट का डाटा आ रहा है, क्योंकि विद वाला जो मेथड था मैंने अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर ही पास कर रखा था। तो अब वो भी नहीं आ रहा है और सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ चुका है, मतलब कि जो यूजर्स हैं, देखिए यहां पर इनएक्टिव यूजर है 0, उसका भी डाटा मुझे यहां पर शो कर रहा है। और अगर सेम काम मैं यहां पर करके दिखाऊं आपको, जहां पर मैं दिल्ली के सारे रिकॉर्ड देख रहा हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। पहले मैं आपको सारा डाटा दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर सिर्फ उन यूजर्स का डाटा आ चुका है जो दिल्ली के रहने वाले हैं, सिर्फ 2 ही यूजर्स हैं, उनकी पोस्ट भी दिख रही है और स्पेसिफिक कॉलम्स भी आ रहे हैं। ये कॉलम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहां पर स्कोप यूज किया, यूजर स्कोप। अब मैं उसकी इफेक्ट को बंद करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पास करता हूं। ये देखिए अब क्या होगा, जब मैंने इसको पास कर दिए तो इस स्कोप में मैंने जो भी काम बोल रखे थे वो सारे हट जाएंगे। यहां पर इनएक्टिव यूजर का भी डाटा दिखा देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब सारे इफेक्ट आ चुके हैं। पोस्ट का डाटा भी अब मुझे नहीं दिख रहा है, सारे कॉलम्स भी दिख रहे हैं यूजर्स वाले टेबल में से। तो ये होता है हमारा विदाउट ग्लोबल स्कोप। जो भी हमने ग्लोबल स्कोप बनाया होता है, अगर उसमें से किसी का इफेक्ट हटाना है तो उस स्कोप का नाम मैं यहाँ पे पास कर सकता हूं। अगर मल्टीपल स्कोप का इफेक्ट हटाना है तो यहां पर मुझे एरे की फॉर्म में से लेना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, और उसके अंदर जाके कोमा कोमा डाल के सारे ग्लोबल स्कोप के नेम देने पड़ेंगे। और जो ये मेथड होता है विदाउट ग्लोबल स्कोप, सिर्फ ग्लोबल स्कोप हमारी जो फाइल्स होती हैं उनके लिए ही वर्क करता है। बेशक वो ग्लोबल स्कोप की आपने एक्सटर्नल फाइल बनाई है या फिर इसको अपने मॉडल फाइल के अंदर जाकर बूटेड फंक्शन के अंदर जाकर बनाया है, कुछ इस तरह से, ये सब पे काम करेगा।
मगर लोकल स्कोप जो हमने बनाए थे पहले उन पर ये वर्क नहीं करता, जिसका नाम है विदाउट ग्लोबल स्कोप। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।